जय हिंद साथियों, एक नए दिन की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को डेली दो दो पालियों में संपन्न होने वाला है और इसमें सिलेक्शन के लिए रीजनिंग और हिंदी दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और हम रीजनिंग की बात करें तो कम से कम आपको 55 से 60 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे और आज के समय में सबसे अधिक समस्या बच्चों को रीजनिंग को लेकर ही है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग का जो है तोड़ लेकर आए हैं और रीजनिंग का जो ये टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग होता है उसमें है कथन पूर्वधारणा। ये शायद इससे बड़ा समस्या कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम आपको मात्र 10 मिनट में 60 तरीके से बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करके आपको कथन पूर्वधारणा सिखाएंगे। इसमें जितने पुलिस में प्रीवियस ईयर कथन पूर्वधारणा पूछे गए हैं वो भी प्रश्न लेंगे, साथ ही साथ कुछ नए एक्स्ट्रा प्रश्न भी लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यदि आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते हैं तो हमारी गारंटी है, विश्वास है, आज के बाद जो है आप कथन पूर्वधारणा गलत नहीं करेंगे। फ्यूचर तो नहीं मालूम है लेकिन पुलिस के एग्जाम में पक्का नहीं करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट भी करें। यदि आप चाहते हैं कि हम सारे टॉपिक बनाएं तो आप कमेंट करें। भले ही अगला 2 दिन बचा हुआ है, हम एक ही वीडियो में 4-5 टॉपिक को समेशन करके पूरी रीजनिंग खत्म कर देंगे। साथ ही हिंदी और जीएस की भी जो है महामैराथन हम लेकर आपके लिए आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो यहाँ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल ANNAND_RAI, आप इसे ज्वाइन करें। देखिए, सबसे पहले कथन पूर्वधारणा के बारे में बेसिक सी बातें हम आपको बता दें, फिर शुरू करते हैं। ये खुद हमारे द्वारा नोट लिखा गया है। इसको हम कथन पूर्वानुमान भी कहते हैं, इसको पूर्वधारणा भी कहते हैं, इसको कथन अवधारणा भी कहते हैं और इसे कथन धारणा भी कहते हैं। तो इतने नामों से जानते हैं, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब यहाँ देखिए, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं, एक पूर्व है और एक अनुमान है, ठीक है, 2 शब्दों से मिला है। पूर्व का मतलब होता है पहले और अनुमान का मतलब अनुमान लगाना। अनुमान कभी भी 100% सत्य नहीं होता है। भाई कोई भी बात हो जाती है, किसी भी मुद्दे पर लोग कहते हैं कि इसका अनुमान क्या हो सकता है, कितने नंबर आ सकते हैं, कोई कहता है 10, कोई 20, कोई 30। तो अनुमान जो होता है ये कभी 100% नहीं होता है, ये हमेशा 100% से कम होता है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि लेस देन 100%। तो यहाँ पर पूर्वानुमान का मतलब है आपको अनुमान लगाना है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर आप अक्सर अपनी सोसाइटी समाज में सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि कोई भी बात बोलने से पहले इंसान को पहले 100 बार सोचना चाहिए। मतलब सोच समझ कर बोले। मतलब आपको कुछ बोलना है तो उस बोलने से पहले आपने क्या क्या सोचा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर के कोई बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपसे कहा कि 1 गिलास पानी पिला दो। अब उसके पहले वो क्या सोचे होंगे। सोचने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। वो 2 चीजें सोच सकते थे कि आप पानी पिलाएंगे और दूसरा ये सोच सकते थे कि पानी नहीं पिलाएंगे। अब आप खुद सोचिए, यदि वो ये सोचे होते कि ये बंदा पानी नहीं पिलाएगा तो फिर वो आपसे कहते ही नहीं। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि आप उन्हें पानी पिलाएंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पानी पिला दीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा क्या, पॉजिटिव बात सोचा। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो उसके पहले उसके पॉजिटिव पक्ष को सोचता है। तो रीजनिंग भी यही मानती है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसके पहले आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। तो सोच समझ के बोलने का मतलब बोलने से पहले आपने उसके बारे में क्या क्या सोचा। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का एग्जाम देने जाएंगे, तो आप बताइए उसके पहले आपने क्या सोचकर जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। सही मायने में तो 50 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, वैकेंसी तो 60,000 है, होना ही 60,000 को है और 30 से 40,000 तो इसे भी नकल करके पास हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के जो 50 लाख हैं, सारे लोग परीक्षा की तैयारी करने से पहले यही सोचे होंगे कि इस बार यूपीपी फाइनल है, वर्दी लेकर रहना है। लेकिन क्या सबका होगा? नहीं, सब लोग अनुमान पे ही जी रहे हैं, सब लोग अपना परिश्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप तैयारी करने से पहले कोई बंदा नहीं होगा जो ये सोचा होगा नहीं इस बार हमारा पुलिस नहीं निकलेगा। तो आपने फिर से क्या सोचा, पॉजिटिव पक्ष सोचा। तो कोई भी काम करने से पहले जो आप सोचते हैं वही आपका पूर्वानुमान होता है और आपको पॉजिटिव पक्ष सोचना है। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए, हमने कहा कि 100% नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान।
मतलब कथन जो रहेगा वो स्पष्ट रहेगा आपके सामने। आपको खुद लेना है, अपना ज्ञान लगाना है कि अगर कोई कथन बोला गया है तो उसके पहले क्या क्या सोचे हैं। तो जो पूर्वानुमान होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, दिखता नहीं है, वो आप मन में सोचते हैं। दूसरा, कथन के दायरे में, सीमा में, हद में, औकात, बॉर्डर हमने सब लिख दिया। देखिए, कहते हैं कि हिंदी हमारी एक समृद्ध भाषा होती है, यहाँ पर शब्दों का बड़ा खेल होता है। अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने सीमा में रहिए तो लोग उतना केयर नहीं करते हैं, नॉर्मली इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं कि आप अपने दायरे में रहिए तो भी लोग उतना नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं कि आप अपने हद में रहिए तो भी लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर कहीं बात ये आ गई, किसी ने कहा कि अपनी औकात में रहो, तो फिर आप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, कैसे हमारा औकात देख लिया। जबकि सबका मतलब एक ही चीज़ है। यही चीज़ यहाँ पर होता है कि जब कथन बोला जाता है तो लोग क्या करते हैं, कथन की सीमा को पार कर जाते हैं और अपने दैनिक जीवन में जाते हैं। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। जैसे हमने कहा कि आज के समय में पेपर में बड़े पैमाने पे नकल हो रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, वो कहते हैं, जैसे ही कथन सुनेंगे वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, वहीं आप गलत हो गए, क्योंकि आप उसको दैनिक जीवन से जोड़ दिए हैं। यही नहीं करना है। और हमारी रीजनिंग की जो परिभाषा है ये कहती है कि जितना कहें उतना ही कान खुला रखो। ठीक है, मतलब आप शुरू से सुनते होंगे कि जितनी लंबी चादर उतना ही पैर फैलाओ। थोड़ा सा ज़्यादा आप कान खोलें, अपने दैनिक जीवन में अपना ज्ञान लगाएं, तो फिर आप वहीं गलत कर बैठते हैं। और इस फीलिंग को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसलिए हमने सारे शब्द लिखे हैं कि आप अपने कथन के दायरे में रहिए, सीमा में रहिए, हद में रहिए, औकात में रहिए, बॉर्डर को पार ना करिए। तीसरा, कथन की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मतलब जो कथन में लिखा गया और वही अगर आपका पूर्वानुमान आ गया तो बिल्कुल गलत होता है। चौथा, सुधार, परामर्श, सलाह, लाभदायक प्रभाव और परिणाम, मतलब ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अगर ये कहीं होता है तो पूर्वानुमान में सही होता है। वास्तविक जीवन से आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि सच्चाई अगर देखिए तो डेली जो रियल हमारी लाइफ होती है ना, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर कोई बात विज्ञापन से संबंधित है तो वो भी सत्य होगा। अगर जितना अभी तक हमने बोला अपने दिमाग में बैठा लिया तो आज के बाद इस पुरधाड़ा को दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। तो आइए सबसे पहले हम आपको कुछ प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद जो यूपीपी कांस्टेबल में पिछले प्रश्न पूछे गए हैं उनको करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह से देता है, आपका केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बड़ा ही शानदार प्रश्न है और 99% चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इधर कुछ वर्षों से शायद इस शताब्दी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अयोध्या राम मंदिर था, उसी को लेकर यह प्रश्न बनाया गया है। तो देखिए, अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, मतलब 350 वर्षों से विवाद चलता आ रहा है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। ये कथन में कहा गया, अब इसी के दायरे में रहना है। मतलब 350 साल पुराना ये विवाद है और अल्पकाल मतलब ये कम समय में नहीं हल होगा। क्लियर? अब पूर्वानुमान सुनिए। अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जब आपका विवाद लिखा गया है, यहाँ देखिए, तो इसका मतलब समस्या है। विवाद समस्या तो एक ही चीज होता है। ठीक है, चलिए, तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा, समस्या के हल में लंबा समय लगेगा। यहाँ क्या बोला है, अल्पकाल में हल नहीं हो सकता है, मतलब कम समय में हल नहीं होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि लंबा समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका दोनों का दोनों सही है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। जितने पॉइंट हमने बताए हैं 4-5, उससे बाहर आपको पुरधाड़ा कभी आ ही नहीं सकता है। अगला सुनिए, मैं जब भी परेशानी में होता हूं प्रभु का स्मरण करता हूं। यहां पर हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए ना जो आप डेली लाइफ में गड़बड़ करते हैं। मैं जब भी परेशानी में होता हूं प्रभु का ध्यान करता हूं। ठीक है, पहला सुनिए, प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं। क्या प्रार्थना से समस्याएं हल होती हैं? अभी आप एग्जाम देंगे, कल को मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या कोई बहुत बड़ा दुख इंसान के ऊपर आता है तो ऊपर वाले को याद करता है, तो क्या उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऊपर वाले को याद करने से नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। एक आत्मबल मिलता है जिसको आप आस्था मानते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना से समस्याएं हल नहीं होती है, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म है। भगवान ने भी कहा है, हाँ, उनसे आपको कार्य करने का बल मिलता है, आंतरिक साहस मिलता है। तो
जो समस्या का जो हल होता है वो प्रयास करने से होता है, कर्म करने से होता है, इसीलिए पहला बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रही है? लोग फटाक से सही करेंगे। अपने दैनिक जीवन में जाकर विशेष ध्यान दीजिएगा और जहां गलती कर रहे हैं वहां पर विशेष मनन करिएगा। दूसरा, मनुष्य का परम कर्तव्य है कि प्रभु की प्रार्थना। ऐसा कहाँ कहा गया है? ये तो इस बंदे ने बताया कि जब मैं परेशान होता हूं तो प्रभु का स्मरण करता हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मनुष्य का परम कर्तव्य है प्रभु की प्रार्थना। ऐसा कहीं है भी नहीं। तो यहां पर आपका दोनों का दोनों गलत होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। मतलब जो शिक्षित है उसके जो जीवन की वैल्यू है, जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उससे जो है वो अलग होता है। यही बोला है। पहला सुनिए, शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। अगर शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के, यहाँ लिखा भी गया है, जीवन मूल्यों पर ना पड़ता तो फिर अलग कैसे होते? दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई मूल्य नहीं होते हैं। ये कथन में कहीं नहीं कहा गया है। आप यहाँ पर अपनी सीमा और हद को लांघ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोला है कि दोनों का जीवन मूल्य अलग होता है, ना कि ये कहा गया है कि कोई मूल्य नहीं होता है। तो दूसरा आपका सरासर गलत है। बात समझ में आ रही हो तो थंब जरूर करें। आगे देखिए। अगला यहाँ दिया गया है कि भारत में निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए निर्वाह व्यय क्या होता है। निर्वाह व्यय का मतलब होता है जो हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जो हमारे महीने में खर्चे आते हैं। ठीक है। दिन प्रतिदिन। अब ये निर्वाह व्यय में वृद्धि क्यों हो रही है? आपने बोला तो उसके पहले सोचिए समझिए। क्या आप सोच रहे हैं? भाई सामान जितने भी मिलते हैं मार्केट में, जो हमारी डेली लाइफ की चीजें वो दिन प्रतिदिन महंगी हो रही हैं। बहुत सारे आरामदायक चीजें भी आ गई हैं। ठीक है। जैसे पहले लोग हाथ से कपड़े खींचते थे, आज वॉशिंग मशीन लगा ली है। तो वॉशिंग मशीन लगाएंगे तो हमारे निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? पहले लोग पैदल चलते थे, आज एरोप्लेन से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो यही इसका रीजन है। ठीक है। पहला सुनिए, पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। बिल्कुल है। अगर निर्वाह व्यय में वृद्धि हो रहा है तो ये ऐसा नहीं कि 100% है, ये तो अनुमान ही है ना। तो बिल्कुल है, वस्तुओं में वृद्धि हो ही रहा है, तो इसीलिए तो वृद्धि हो रहा है। दूसरा, बहुत सी आराम की वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हमारे जो महीने के खर्चे हैं वो सिर्फ वस्तु पे, खाने पीने पे थोड़ी डिपेंड होते हैं। जितना भी हम एक महीने में उपभोग करते हैं सारे हमारे निर्वाह व्यय में जोड़े जाते हैं। और बहुत सी आराम की वस्तुएं, इसका मतलब पहले पैदल थे, आज साइकिल मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। ठीक है। पहले जो है आज के समय में देखिए, पहले लोग गांव में आप जानते हैं सील लोहा का प्रयोग होता था मसाला को पीसने के लिए, आज लोग मिक्सर का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही आराम की चीजें होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दोनों का दोनों आपका सही होने वाला है। ठीक है। वर्तमान आर्थिक कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र को उन्नत दिला सकता है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि शिक्षा एवं छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। तो वही तो बोला है ना कि शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श राष्ट्र को उन्नति दिला सकता है। तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तभी तो उन्नति दिला रहा है। तो पहला बिल्कुल सही है। बड़े परिवारों के लिए शिक्षा का खर्च उठाना कठिन है। आप बताइए, फिर से आपने अपनी सीमा जो औकात हद को लांघ दिए। आप बताइए कथन में कहाँ बड़े परिवार की बात किया गया है? तो दूसरा बिल्कुल गलत होगा। जितना कहा जाए उतने सुने, उससे बाहर आप ना जाए। विवाह दर लगातार गिरते जा रहे हैं। विवाह दर का मतलब ये हो गया कि लोग अब कम विवाह कर रहे हैं। यही हुआ ना? क्या क्यों गिर रहे हैं? अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गिरते जाने का जो कारण है, लोग अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो जैसे अलग पहचान, अगर आपको हम एग्जाम्पल दें, मोदी जी हैं, भाई विवाह तो किए थे लेकिन कुछ ही दिन में, एक ही साल के अंदर छोड़ के चले गए थे। योगी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे लोग शादी विवाह नहीं किए। मायावती जी हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है अपनी अलग पहचान बनाने के लिए लोगों का जो है जो विवाह दर है लोग कम कर रहे हैं। पहला सुनिए, शादी होने पर व्यक्ति की निजी पहचान खत्म हो जाती है। तो फिर बताइए क्या होगा? यहाँ पर लिखा गया है ना कि कारण है अपनी अलग पहचान बनाए रखना, इसीलिए विवाह लोग नहीं करने। तो इसका मतलब यही हुआ, कथन का यही मानना है कि उनकी निजी पहचान खत्म हो जा रही है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, विवाहित व्यक्ति उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि अविवाहित। यहाँ पर ऐसी कहीं बात की गई है? फिर से आपने अपनी औकात और सीमा को लांघ दिया। ये विवाहित और अविवाहित की बात नहीं की गई है।
ठीक है, बस इतना ही बोला है कि विवाह दर इसलिए गिर रहा है कि लोग अपनी वैल्यू खो दे रहे हैं। अब कौन कितना संतुष्ट है क्या नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, केवल पाला सही होगा। आगे चलते हैं। यदि सरकार ही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करेगी तभी हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर सरकार को कहा जा रहा है कि आप भ्रष्टाचार को जो है समाप्त करिए। पाला सुनिए, सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है भाई, यही तो सोच के बोले हैं, तभी तो बोल रहे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार देश को समृद्धि की ओर बढ़ने में बाधा डालती है, तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। क्यों कि देख लीजिए, भ्रष्टाचार समाप्त होगा तभी देश समृद्ध होगा, इसका मतलब भ्रष्टाचार रोक रहा है बढ़ने से, तो यहाँ पर दोनों का दोनों 100% सही है। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभियंता बनना सरल है तो मैं अभियंता नहीं बनना चाहता। अभियंता का मतलब इंजीनियर होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले। कह रहा है कि यदि अभियंता बनना सरल है तो मैं अभियंता नहीं बनना चाहता। मतलब इंजीनियर बनना सरल है तो मैं नहीं बनना चाहता, इसका मतलब वो बंदा जो है बड़ी जो भी बनेगा लेकिन वो कठिनाई से बनेगा, आसानी से वो कुछ नहीं लेना चाहता। पहला सुनिए, व्यक्ति की अभिलाषा एक व्यवसायी बनने की होती है। कहीं व्यवसायी की बात किया नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो बोला है कि यदि अभियंता बनना आसान है तो नहीं बनेंगे, हम वो बनेंगे जहां कठिनाई हमको झेलना पड़ेगा, तो पहला बिल्कुल गलत है। व्यक्ति की इच्छा कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने की होती है, तो ये बिल्कुल सही है इस कथन के अनुसार। बात समझ में आ रही हो तो जरूर कमेंट करें, आपको हम पूरी रीजनिंग 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। रीजनिंग में 55 जितना आता है पूरी की पूरी हमारी गारंटी होगी। बस आप लोग चैनल पे प्रेम और भरोसा दिखाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद हम PYQ भी क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए फिर से, अब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। अभी तक हम आपको बेहतरीन प्रश्नों को दिखाए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यूपी कांस्टेबल घुड़सवार 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। दिया गया है कथन में कि धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजन फेफड़े को प्रभावित करते हैं, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्लियर कि कौन है कार्सिनोजन। पहला सुनिए, धूम्रपान से मृत्यु होती है, कहीं मृत्यु बोला है, बस इतना ही बोला है कि हानिकारक है, तो पहला सरासर गलत है। दूसरा, जलने पर सिगरेट कार्सिनोजन उत्पन्न करती है, क्या लिखा गया है, धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजन, इसका मतलब दूसरा बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर आपका बी होगा, केवल 2 सही है और पहला गलत है। बात समझ में आ रही हो तो थंबनेल करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए फिर से ये यूपी कांस्टेबल घुड़सवार 2020 में पूछा गया है और इसमें हम सीधे बात करते हैं प्रश्न की। कथन ध्यान से देखिए, शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। ये दिया गया है, शतरंज एक दिमागी खेल है। अब ध्यान से सुनिएगा, अपनी औकात में हद में रहिएगा भाई। पहला, विश्वनाथन आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। आप बताइए, कथन में कहीं विश्वनाथन आनंद को दिया गया? लोग फटाक से आंसर देना शुरू कर देते हैं अपने ज्ञान का। शतरंज में आनंद की रणनीतियां अद्वितीय है, फिर से विश्वनाथ आनंद की बात आ गई, तो दोनों का दोनों बिल्कुल गलत है, एक भी % सही नहीं है। बिल्कुल दिमाग को फ्रेश करके लगाइए, कभी आज के बाद आजीवन गलत नहीं होगा। चलेंगे हम, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से देखिए, ये घुड़सवार में ही पूछा गया है और यहाँ पर बच्चों को स्मार्टफोन से संबंधित पूछा गया है। तो आइए पढ़ते हैं कथन और लगाते हैं। कह रहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन, हाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं छोड़ा करके, हाँ, बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग में रखा जाना चाहिए। ठीक, किसी ने कहा ये। अब आप इसके पहले क्या सोचे होंगे? बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टिगत को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई ये सबको मालूम है, कोई भी बोलने से पहले ये बिल्कुल जानता है कि अगर स्मार्टफोन लगातार उपयोग होगा तो आंखों के लिए नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको स्मार्टफोन उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है पहला पुरोधाड़ा सही होगा स्मार्टफोन का। हमारी सोच यही होती है, कोई भी हो गया बोलेगा तो ये यही सोचेगा कि स्मार्टफोन यूज करने से आंखों पे नुकसान होता है। दूसरा, लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आरोग्य का मतलब अच्छा है, ऐसा तो कहीं बात नहीं किया गया है, गेम की बात नहीं किया गया है। आरोग्य का मतलब होता है अच्छा होता है। यहाँ पर निरंतर तो रखा जाना चाहिए कथन में दिया गया है, लेकिन ये बच्चों के लिए क्या है, नुकसानदायक का काम करेगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से बात किया गया है और यहाँ पर फिर वोट देने की बात। तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया, ये भी घुड़सवार में पूछा गया है कि देश में 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं।
पुरधाड़ा सुनिए। पहला कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी। कहीं स्वतंत्रता की बात की गई? बिल्कुल नहीं की गई। दूसरा, 18 वर्ष की आयु में मतदाता किसी व्यक्ति को वोट देने के बारे में परिपक्वता से निर्णय ले सकता है। तो बिल्कुल कथन में यही कहा गया है कि 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं, इसका मतलब आप परिपक्व हो जाएंगे। तो दूसरा यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए अगले देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे। पहला, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बोला है अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे, इसका मतलब अभी जीतते हैं लेकिन कम जीतते हैं, तो पहला बिल्कुल गलत है। खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा, बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन देंगे तो निष्पादकता का मतलब वो और अधिक अप्लाई करेंगे और अधिक से अधिक गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। ये आपके कथन पुरधाड़ा के जो है पूरा हमने जो प्रीवियस ईयर पूछा है वो भी हमने कवर करवाया और बेहतरीन ट्रिक हमने बताया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। बाकी यदि आपको पूरा रीजनिंग चाहिए तो हम एक एक वीडियो में 3-3, 4 टॉपिक को किस किस टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट करें। चैनल को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपके लिए अभी हम अगले कुछ देर में यूपी स्पेशल का महामैराथन लेकर आने वाले हैं, जो भी आपको पढ़ाएंगे। आज तक यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी एग्जाम में इतनी गारंटी लेते हैं कि रीजनिंग में जितना हम बताएं उतना खाली आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, 50+ लेकर आएंगे। हिंदी में भी 35+ लेके आएंगे। जीएस में भी जो है 37 में 30+ पहुंचेंगे। ठीक है, बस आप भरोसा जताएं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।